बात करेंगे अरबियों का भारत पे हमला। अरबियों ने विजय की शुरुआत कब की? तो ये शुरुआत होती 636 ईस्वी में। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सिंध के तटीय क्षेत्रों में अरबों के प्रवेश, पैगंबर के दूसरे उत्तराधिकारी खलीफा उमर के शासन काल के दौरान शुरू होता है। कब होता है? 636 ईस्वी में। इन्होंने हर देश पर आक्रमण करना शुरू किया जिसमें भारत अभी बचा हुआ था। तो उमय्यद खलीफा उल वालिद के शासन काल के दौरान भारत में भी ये 712 ईस्वी में प्रवेश कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, खलीफा उमर के शासन काल के दौरान 636 ईस्वी में अरबी आक्रमण अरब देश से बाहर शुरू किया इन्होंने, और 712 ईस्वी में उम्मयद खलीफा अल वालिद के शासनकाल के दौरान एक व्यवस्थित अरब विजय भारत में हुई। यह तब था जब सिंध को मुस्लिम साम्राज्य में शामिल किया गया। भारतीय धन के मालिक होने की आकांक्षा के साथ साथ सिंध की विजय का कारण इस्लाम को फैलाने के लिए अरबों की इच्छा थी। यह भी कहा जाता है कि सिंधी समुद्री डाकुओं ने कुछ अरबी जहाजों को लूट लिया था दावोल, डेबुल या कराची के तट पर, जिससे नाराज होकर के अरबियों ने भारत पर भी आक्रमण किया। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम। काफी फेमस नाम है, सभी जानते होंगे, मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 साल का लड़का जिसने भारत में पहला सफल विजय अभियान चलाया। 17 वर्षीय उमैर जनरल था जिसने सिंध की विजय का नेतृत्व किया था, और इसका उल्लेख चचनामा में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? चचनामा में प्राप्त होता है। अरब स्रोतों से पता चलता है कि सिंधु बेसिन पर 8वीं शताब्दी में डाहर नामक एक राजा का शासन था, और डाहर राजा चच का पुत्र और उत्तराधिकारी था। अरब सेनाएं इस बेसिन को जीतना चाहती थी। चचनामा में भी बताया गया कि चच एक विशाल साम्राज्य था पिता के समय पर, जो मकरान से लेकर के कश्मीर तक फैला हुआ था। लेकिन जब उसका बेटा डाहर गद्दी पर बैठता है तो जो क्षेत्र विशाल था वो धीरे धीरे संकुचित हो गया। क्लियर है? तो विशाल साम्राज्य था वो उतना व्यापक नहीं बचा। इसमें केवल निचले सिंधु क्षेत्र शामिल थे जिसमें ब्राह्मणबाद, अरोर और देवल जैसे शहर शामिल थे। रेवार की लड़ाई में अपनी ओर से डाहर ने अपनी मजबूत सेना के साथ कई दिनों तक आक्रमणकारियों का बहादुरी से मुकाबला किया। वह अरब बलों द्वारा बुरी तरह से पराजित हुआ और डाहर को मार दिया गया। सिंध के खिलाफ कासिम का अभियान बहुत ही सावधानी के साथ में तैयार किया गया था। इनके बल की रीढ़ सीरियाई जो 6000 पुरुषों को शामिल किया गया था। इनके अलावा और भी अन्य दलों को शामिल किया गया था। सिराज पूर्व की ओर अभियान की योजना बनाने का आधार था। चचनामा में यह भी बताया गया कि सिंध के विजय के बाद कासिम ने सिंध की सामाजिक प्रणालियों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया और कई क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुआ था। इस तरह की नीति का पालन कासिम ने हज्जाज के निर्देशों के तहत किया था। यह हज्जाज कौन था? हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था, और कासिम इसी के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफल बनाने में सफल भी हुआ था। हज्जाज के मार्गदर्शन में गैर मुसलमानों के साथ उपमहाद्वीप में मुस्लिम नीति के लिए एक आधार प्रदान किया गया। भारतीय और अरब संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप ने साहित्य, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव दिखाया। बौद्धिक स्तर पर इस तरह के संपर्कों ने दोनों संस्कृतियों के पारस्परिक वृद्धि और विकास को जन्म दिया। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला दर्ज किया गया इंडो अरब बौद्धिक संपर्क 771 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 771 ईस्वी में दो देशों के विद्वान आपस में पहली बार मिले।
एक हिंदू खगोलविद और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत नामक संस्कृत कृति के साथ बगदाद पहुंचे। इस पाठ का 1 अरब गणितज्ञ की मदद से अरबी में अनुवाद किया गया था और इसे सिंधिद नाम दिया गया। अरब खगोल विज्ञान के विकास पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। गणित में अरब शिक्षा में संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अरबी अंक थे। चरक और सुश्रुत सहित कम से कम 15 संस्कृत कृतियों का अनुवाद किया गया। बगदाद में भारतीय डॉक्टरों को बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान दिया गया था और इसलिए वे वहां अच्छी संख्या में पाए गए थे। मनका एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने बीमार खलीफा हारून अल राशिद का इलाज करके प्रतिष्ठा और पैसा कमाया था। प्रसिद्ध पंचतंत्र का अनुवाद किया गया और अरबी में कलीला और डिमना की कहानी के रूप में जाना जाता था। अरबी संगीत पर भारतीय संगीत का भी काफी प्रभाव था। तो इस तरीके से अरबियों का आक्रमण होता है और अरबियों ने भारत पे अपना सत्ता स्थापित की। सत्ता स्थापित करने के बाद में जो यहाँ के साहित्यकार थे, बहुत विद्वान थे, ये भारत से अरब जा करके वहाँ पर यहाँ की संस्कृतियों का, यहाँ के साहित्यिक कृतियों का अनुवाद अरबी संस्कृति या साहित्यिक कृति के रूप में करते हैं और यहाँ के साहित्यों का नाम बदलकर अरबी नामों पे बदलाव करते हैं। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में दोनों संस्कृतियों का मिलाप वहां से शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे कि भारत में तुर्की आक्रमण। अरबी आक्रमण के बाद में आता है भारत में तुर्की आक्रमण। और तुर्की आक्रमण ने पूरे भारत की 10 दिशा बदल दी। सिंध में अरब के प्रवेश के बाद ये तुर्क थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत में पैठ बनाई और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है, जिनमें सबसे फेमस है शुरुआती गजनवी वंश। गजनवी वंश की कहानी ऐसी है कि अल्पतिगिन समानिद राजा अमीर अबू बकर लाविक ने एक तुर्की दास 963 में गजनी वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी गजनी के साथ साथ जबुल राज्य पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद इसका दामाद तो अबू बकर लाविक का दामाद सुपुकदगिन एक सक्षम और महत्वाकांक्षी शासक था। वह हिंदू शाही शासक जयपाल से लामघन और पेशावर के क्षेत्र को जीत लिया था, उस पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार हिंदू शाही साम्राज्य पूर्व की ओर गजनवी की बढ़ती शक्ति को रोकने में विफल रहा, लेकिन इसके छापों ने स्थायी प्रभाव पैदा नहीं किया। सुपुकदगिन के बाद उसका बेटा इस्माइल गद्दी पे बैठता है, लेकिन इस्माइल को 998 ईस्वी में उसी का भाई महमूद गद्दी से उतार करके उसकी हत्या कर देता है और वही महमूद इतिहास में महमूद गजनी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो बात करते हैं महमूद गजनी की। महमूद गजनी 971 से 1008 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा और भारत में इसने कई आक्रमण किए। भारत को उसने लूट लिया, भारत को उसने बर्बाद कर दिया। तो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा, 1000 से 1008 नहीं, 1030 रहेगा यहाँ पे। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच इसने भारतीय क्षेत्रों पर 17 आक्रमण किए और 17 आक्रमणों में उसको हर बार सफलता मिलती है। भारत पर इसका आक्रमण विशुद्ध रूप से धार्मिक और आर्थिक नहीं था। तो इसने क्या किया है, केवल धर्म को बढ़ाने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया और इसका इरादा यहाँ पर राज्य करने का बिल्कुल नहीं था, अर्थात विशुद्ध रूप से धार्मिक और आर्थिक था, न कि राजनीतिक। प्रारंभिक युद्धों में, आक्रमणों में शाही साम्राज्य के खिलाफ थे, जिसमें 1001 में इसके राजा जयपाल को हराया था। उनके उत्तराधिकारी आनंदपाल ने महमूद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह 1008 में पेशावर के पास
हिंद शाही राजधानी व हिंद की लड़ाई में हार गया। 1011 में इसने पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट और दिल्ली के पास थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1018 में महमूद ने पवित्र शहर मथुरा को लूट लिया और कन्नौज पर भी हमला किया। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने कन्नौज को छोड़ दिया और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। महमूद शानदार अमीरों के साथ कालिंजर के रास्ते अपने घर लौट गया। 1019 और 1029 में इसने गंगा घाटी पर 2 आक्रमण किए। 1025 में अनहिलवाड़ा के भीमदेव प्रथम को हराने के बाद इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वहां से पूरा सोना चांदी लेकर के वो अपने वापस गजनी लौट गया। 1027 में वापस पुनः आता है और पुनः वापस आने का कारण उसका वहां के जाट समुदाय को दंडित करने का था, क्योंकि जब वो सोमनाथ को लूटने के बाद में गजनी जा रहा था तो वहां पे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने सोमनाथ से लौटने की यात्रा के दौरान उसे परेशान किया गया था। इसने जाटों को कड़ी सजा दी और उनकी संपत्ति लूट ली और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक, याद रखिएगा, 150 वर्षों तक भारत पर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, कोई तुर्की आक्रमण नहीं हुआ। पंजाब और मुल्तान की इसकी विजय ने भारत में राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। इन्होंने तुर्क और अफगानों की आगे की विजय के और किसी भी समय गंगा घाटी में गहरी घुसपैठ के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। फिरदौसी महमूद के दरबारी कवि था, वह शाहनामा का लेखक भी है। तुर्की, संस्कृत, गणित, दर्शन, ज्योतिष और इतिहास के विद्वान अलबरूनी महमूद के दरबार में रहा और भारत पर एक वृत्तांत प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था किताबे हिंद। तो इस तरीके से अरबों और तुर्कियों का भारत में आक्रमण होता है और यही शुरुआत थी इस्लाम की, जो भारत में प्रवेश कर चुकी थी और समय के साथ यहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।